खबरों की शुरुआत करेंगे। कर्णावती विमान हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़कर 275 पहुंच गई है और यह आंकड़ा अपडेट लगातार हुआ है पिछले कुछ समय में। देखिए, विमान यात्रियों के अलावा स्थानीय लोग भी इन मरने वालों में शामिल हैं। अभी भी घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है और करीब करीब 10 मजदूर मलबा हटाने के कार्य में लगे हुए हैं। ये ग्राउंड जीरो की क्या रियलिटी, क्या स्थिति, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सब्रवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को भेजा गया वो आखिरी मैसेज भी अब सामने आ गया है। अंत के 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रहा है, प्लेन उठ नहीं पा रहा है, हम नहीं बचेंगे। तो ये उनकी आखिरी शब्द है सुमित सब्रवाल के। बता आपको ये दें कि लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का ये विमान बीते बृहस्पतिवार को, थर्सडे को दोपहर करीब 1:40 पर क्रैश हो गया। देखिए, इस हादसे में विमान में सवार 242 लोग थे, जिनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति की जान बच पाई और वो व्यक्ति बाहर आया खुद चलकर। ये तस्वीरें भी लोगों ने देखी। लेकिन हादसे के बाद, हादसे को 30 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है। अब तक केवल 6 पीड़ितों के शव शिनाख्त के बाद उनके परिवार को सौंपे गए हैं। हादसे की जांच में एनआईए की एंट्री हो गई है और साथ ही एनआईए ने राज्य सरकार को सहायता की पेशकश भी की है। लंदन से कर्णावती आने वाली फ्लाइट शाम 4 बजे लैंड करेगी आज और रिश्तेदार भी इनके आ रहे हैं। उनका डीएनए सैंपल भी लिया जाना बाकी है, क्योंकि बिना डीएनए सैंपल के बता पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि किसकी बॉडी किसको सौंपनी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोपहर 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और मीडिया को हादसे से संबंधित ये तमाम जानकारियां साझा करेगा। तो ये बड़ी जानकारी है। कर्णावती विमान हादसे से संबंधित जो अपडेट्स हैं, आखिरी मैसेज पायलट का क्या था वो हमने आपको बताया। किस प्रकार से आंकड़ा बढ़कर 275 पहुंच गया है, जिसमें हॉस्टल के अंदर मौजूद लोग भी शामिल है जहां पर जाकर ये प्लेन टकराया। आपको ये भी बता दें कि जो ब्लैक बॉक्स होता है वो मिल चुका है, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, सारी चीज़ें उस ब्लैक बॉक्स में होंगी और पता चलेगा कि आखिर वजह क्या रही, अंत में ये प्लेन आखिर क्रैश कैसे हुआ, अंत के वो 28-30 सेकंड कैसे थे, इसके बारे में इस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से पता चलेगा। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट, उनसे हम बात करेंगे। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सर, मैं सीधे तौर पर आपसे समझना चाहूंगा, अब उस दुखद प्लेन क्रैश को 30 घंटे से ज्यादा का समय सर बीत गया है और जब भी हम कहानियां देख रहे हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा मन व्यतीत हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं कि इतने सारे लोगों की जान चली गई, उसमें ना जाने कितने मासूम थे। लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है, यह हादसा हुआ कैसे, दोनों इंजन एकाएक फेल कैसे हो गए, सर ये कैसे पता चलेगा और आपको बतौर एविएशन एक्सपर्ट लग क्या रहा है? आपने सारी चीजें शुरुआत से लेकर अब तक देखी होंगी। देखिए, ये नो डाउट ये हादसा बहुत ही बुरा हुआ है और ये हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन इसको समझना, देखिए जब से ये हादसा हुआ है तब से बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है और सारे लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं सामने। मगर एज एविएशन इंथुजियास्ट और एज समवन हु अंडरस्टैंड्स एविएशन बेटर देन मे बी अ लॉट मोर पीपल, आपके व्यूअर्स की बेहतर जानकारी के लिए इसको अगर ब्रेक डाउन करके रखें सबके सामने तो ज्यादा बेहतर होगा, उनको समझना आसान होगा। प्लीज सर। देखिए, एविएशन पर से जो है बहुत ज्यादा हाईली स्क्रूटनाइज्ड इंडस्ट्री है। इसके जो फ्लाइट ऑप्स है या फिर आपका जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस हैं, दे आर प्रोबेबली द मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड एंड सिक्योर्ड वर्क स्पेसेस इन एनी इंडस्ट्री एज कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। यहाँ पे राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द एक्सेस टू एवरीथिंग इज स्क्रूटनाइज। सबका पहले एंट्री के पहले ही सबका जो है अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है एंड ऑल दैट। इवन एंट्री के बाद भी जिनका काम जहां पे है उनको एक्सेस सिर्फ वहीं तक का दिया जाता है जी। नहीं है कि किसी को अगर एयरपोर्ट एंट्री पास मिल गया है तो दे कैन गो एनीवेयर। कोई इंजीनियर है तो उनको उनके काम की जगह तक का ही एक्सेस मिलता है जी।
all airport and all access cards are very rare and only given to only a handful of people. जी इस केस में जो है आपको ये भी समझना होगा कि लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि हाँ जेपरडाइज हुआ या फिर कोई इल इंटेंशन से कुछ हुआ तो नहीं इसमें, मगर उसके चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? एक चीज ये भी, अब लोगों की सर बहुत सारी, जैसा कि आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चल रहा है, ना जाने कितना कूड़ा करकट लोग फैला रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि दोनों इंजन जो है वो हैक कर लिए गए, फेल कर दिया गया बैठे बैठे। क्या ये सब चीजें हो सकती है? इज दैट पॉसिबल? और दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार की तमाम बातें कही जा रही हैं, उस बीच में ये भी जानकारी मिली है सर कि ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। ये ब्लैक बॉक्स कितना महत्वपूर्ण होता है और ये क्या बता पाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कुछ चल रहा है जिनका कि देखिए, आप इस बात को समझिए कि एज ऑफ नाउ जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमारे पास, या इवन फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज आल्सो who has all the jurisdiction to any data available, उनके पास भी एज ऑफ नाउ अभी 40 सेकंड के वीडियो के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये डेटा जमा करना है, डेटा को एनालाइज करना है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और जो ये आप कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स की बात करें, ब्लैक बॉक्स तो सबसे पैरामाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ब्लैक बॉक्स ही आपको, ब्लैक बॉक्स और सीवीआर जो है वो ही आपको जो आखिरी समय, ऑल्दो इस फ्लाइट की ड्यूरेशन ही इतनी कम है कि आखिरी समय और शुरू का समय क्या बात किया जाए, मगर इस पूरे फ्लाइट के बारे में एक एक सेकंड की जानकारी ये ब्लैक बॉक्स और ये एफडीआर ही आपको देगा जी। कि टाइम पे जो दोनों पायलट थे वो कितने प्रेशर में थे, उनके क्या चल रहा था, वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, वो सारा कुछ जो है, और उनका कम्युनिकेशन फ्रॉम द एटीसी विद द एटीसी, वो क्या कम्युनिकेशन था, ये सब कुछ आपको जो है ब्लैक बॉक्स से आपको टेक्निकल पैरामीटर्स पता लगेंगे और एफडीआर से आपको जो है उनके आपस की बातचीत का पता लगेगा। इवन जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज होते हैं, दे extent of analyzing the eagerness or the threat in the level of their voice, लेवल तक जाके वो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनको कितना डर लग रहा था उस टाइम पे, उनकी आवाज में कितना डर है, उस हिसाब से। तो ब्लैक बॉक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सारी राज खोलेगा आपके कि आगे इस फ्लाइट में के दौरान हुआ क्या और आखिर क्या हुआ है। ये लास्ट के 30 सेकंड्स कितने महत्वपूर्ण है सर? और दूसरी चीज ये कि एग्जैक्टली क्या हम ये समझें कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया, जस्ट आफ्टर 30 सेकंड्स पायलट ने पूरा कंट्रोल खो दिया प्लेन के ऊपर, क्या ये सही है? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि क्या ऐसा तो नहीं था कि थोड़ा बहुत चीजें कंट्रोल में थी, उसने लैंड कराने की कोशिश की और दुर्भाग्यवश वो जाकर एक बिल्डिंग से टकरा गया? देखिए, फिर से मैं उसी बात पे आऊंगा कि ये चूंकि फ्लाइट का ड्यूरेशन ही इतना कम है, तो अगर हम और आप चाहें तो 2 मिनट के अंदर में जहां तक मेरी समझ है उसको एनालाइज कर सकते हैं। जो टेक ऑफ के पहले जब रनवे पे टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है, वहां से टिल द टाइम V1 जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर जिसको आप समझें कि एयरक्राफ्ट ने जब जमीन छोड़ दिया, वहां तक देयर इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। क्योंकि अगर जो वहां पे प्रॉब्लम होता तो फिर these aircrafts are developed over a period of decades and billions of dollars go into the R&D of these aeroplanes। क्योंकि ये एरोप्लेन जो हैं पैसेंजर्स कैरी करने के लिए बने होते हैं, बिल्कुल, इस करके इनमें रिडंडेंसी भी बहुत होती है। अगर एक इंजन, एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक इंजन अगर फेल कर जाए दूसरे इंजन के ऊपर में दे कैन फ्लाई, दे कैन लैंड टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट बड़े आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर सिस्टम का रिडंडेंसी, दूसरा बैकअप सिस्टम होता है। नहीं, मतलब क्या सर ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है दोनों इंजन का फेल हो जाना? यही तो बहुत अचरज की बात है। एंड सेकेंडली, ओनली आफ्टर टेक ऑफ के इमीडिएट बाद, इसको प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ फेलियर ऑफ इंजन। इसको हम और आप अभी फेलियर नहीं बोल सकते। लॉस ऑफ पावर अगर बोले तो टेक्निकली वो ज्यादा करेक्ट होगा। ये नो थ्रस्ट जो कहा गया लास्ट में पायलट की तरफ से सर, नो थ्रस्ट, लॉस ऑफ पावर कैन बी इनिशिएटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ इंजन जी, बट इट इज नॉट ओनली ड्यू टू फेलियर ऑफ इंजन।
इंजन हो सकता है सही काम कर रहा हो, बट लॉस ऑफ पावर के कारण और भी हो सकते हैं। वो जो आपका लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ है, लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं होने के कारण इट जनरेट्स अ ह्यूज थ्रस्ट, डाउनवर्ड थ्रस्ट। एंड सेकेंडली, अगर जो लैंडिंग गियर नहीं रिट्रैक्ट होने के साथ में एक अजम्पशन से अगर रॉन्ग फ्लैप सेटिंग अगर होता है, तो ये दोनों का कपलिंग इफेक्ट जो है, एंड थर्ड पॉइंट, सो लो हाइट, मुश्किल 600-650 फुट की हाइट। एक छोटा सा जवाब सर और लूंगा, फिर मैं खबरों में आगे बढ़ूंगा सर। बोइंग को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने जो ये एयरक्राफ्ट जो प्लेन्स बनाए हैं, इसको लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि इनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हमेशा रहे हैं, शायद इसीलिए बाकी जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले हादसों की संख्या इसमें ज्यादा रहती है बोइंग में। मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। Boeing is going through a very rough phase in their entire history of the company. For the past few years, 737 Max के टाइम के बाद से, उसी टाइम से they have been going through a very rough phase. और उनके अगर खुद के इंजीनियर्स ने भी they have blown the whistle that things are not very right at the Boeing plant. और इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा. We have to understand that DGCA is a very competent organization and they are capable of understanding things. अगर DGCA ने practically अगर इनकी फ्लीट ग्राउंड की है, तो कुछ तो उनको भी समझ आया होगा, तभी उन्होंने इनका फ्लीट ग्राउंड किया है, जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आ जाता है. ठीक है, मतलब मुझे लगता है सर जांच के बाद ही चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी. बट एनीवेज, आपने समय दिया सर, आपने तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की, उनकी तमाम चीजें क्लियर की. बहुत आभार इसके लिए.